नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आगामी जो परीक्षा होने वाली है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री की परीक्षा होगी। 17 मार्च को प्रस्तावित तिथि है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आई है, उसकी परीक्षा होगी। सभी में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की कक्षाओं को हमने सेगमेंट वाइज डिवाइड करके, और जितनी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं, चाहे वो दृष्टि मैगजीन हो, चाहे एएनआई हो, चाहे पीआईबी हो, चाहे संसद टीवी हो, या फिर प्रतियोगिता दर्पण हो, दृष्टि हो, क्रॉनिकल हो, जितनी मैगजीन है सबका निचोड़ निकालकर ऐसी हम लोगों ने कक्षा डेवलप करने का प्रयास किया है कि उस सेगमेंट से आप लोगों के एक भी प्रश्न न छूटे, और जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक में उन सभी प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया है, कम शब्दों में और बेहतर तरीके से, कि अगर आप गंभीर होकर कक्षा को आप देखेंगे तो उसकी बारीकियों को आप समझ पाएंगे। उसी क्रम में आज ये राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ हमारा तीसरी कक्षा है, एपिसोड 3 है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ पीसीएस और यूपी पुलिस की परीक्षा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए समय को न गंवाते हुए हम आगे बात करते हैं। इस कक्षा में हम 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला, डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड तथा पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल। दूसरा, हम लोग बात करेंगे 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। तीसरा हमारा टॉपिक आज का रहेगा भारत NCX 2023। चौथा हमारा टॉपिक रहेगा प्रगति बैठक का 43वां संस्करण, और 5वां रहेगा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। इन पांचों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और सभी टॉपिक से इस तरीके से कक्षा को बनाया गया है कि एक भी प्रश्न आप लोगों का इतर नहीं हो। आज का हमारा पहला टॉपिक डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड तथा पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल, ये क्या है इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो 12 अक्टूबर को उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय MDONER, उत्तर पूर्व विकास मंत्रालय ने मंत्रालय का डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड और पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। ये दो क्या है? पोर्टल है। ये दोनों क्या है? पोर्टल है। एक का नाम क्या है? डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड, और दूसरे का नाम है पूर्वोत्तर संपर्क सेतु। किसने इसको लॉन्च किया है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय। इसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय MDONER का। अब ये क्या करेगा? तो जो डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड में 55 विभागों और मंत्रालयों की 112 योजनाओं का डेटा है। प्रश्न पूछ सकता है कि जो डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड है उसमें कितने मंत्रालयों, मतलब कितने विभागों और कितने मंत्रालयों की कितनी योजनाओं का वर्णन है? तो 112 योजनाओं का डेटा इसमें फिट है, और इसमें 55 विभागों और मंत्रालयों की 112 योजनाओं का डेटा फिट है। अब इससे डेटा आधारित निर्णय लेने, संचालन में आसानी, केंद्रीकृत निगरानी, नीति स्तरीय निर्णय उपकरण और सूचना एकीकरण में सहायता मिलेगी। सपोज करिए कि अगर आप तैयारी करते हैं और एक ही रजिस्टर में सभी आपका जीएस का पोर्शन सेगमेंट बन गया हो, इस तरीके से कि आप कोई भी परीक्षा देने जाए लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली, तो उसमें आपको अलग से किसी कॉपी को देखने की जरूरत न पड़े, तो कितना आसान होगा। उसी आसानी से इसका अंदाजा लगाइए कि जो ये डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, इसमें 55 विभागों और मंत्रालयों की 112 योजनाओं का डेटा है। इससे क्या होगा? जो केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली होगी उसको बल मिलेगा। उसके बाद नीति स्तरीय निर्णय उपकरण हम कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में हम आसानी से बात कर सकते हैं। किसी से बार बार डेटा मंगवाने की जरूरत नहीं होगी, सभी मंत्रालयों को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक ही जगह सारी चीजें हम लोगों को मिल जाएंगी। अब इससे पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रियों की पाक्षिक यात्राओं की निगरानी को सुव्यवस्थित और इन्हें बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक शक्तिशाली उपकरण है। एक तो बात हो गई डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड की, उसमें क्या है? 55 विभागों मंत्रालयों की 112 योजनाओं का डेटा फिट है। उसके बाद जो दूसरा है पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल, इससे क्या होगा? जो मंत्री जाएंगे, केंद्रीय मंत्री उधर, उनकी निगरानी करने के लिए इस पोर्टल को सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। ये रहा हमारा पहला टॉपिक। इसमें से 3-4 प्रश्न आने की संभावना है। पूछ लेगा कि डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड क्या है? तो यह क्या है? एक पोर्टल है। पूर्वोत्तर संपर्क सेतु क्या है? यह भी एक प्रकार का पोर्टल है। पहले वाले में
55 विभागों और मंत्रालयों की 112 योजनाओं को है, जिसका संचालन होगा, केंद्रीकृत निगरानी करने में आपको मदद मिलेगी। वैसे ही दूसरा जो पूर्वोत्तर संपर्क सेतु है, ये भी पूर्वोत्तर पोर्टल है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की पाक्षिक यात्राओं की निगरानी को सुव्यवस्थित और इन्हें बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक शक्तिशाली उपकरण है। अब आइए आगे बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नई दिल्ली में 9वीं G20 पूछेगा कि जो अभी हमारा पिछले वर्ष हुआ था 2023 में 2024 चलने लगा P20 सम्मेलन, वो कौन सा सम्मेलन था? तो 9वां शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारतीय संसद द्वारा किया गया है। स्लोगन क्या है इसमें? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। अब P20 ग्रुप की शुरुआत 2010 में कनाडा की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान की गई थी। इस समूह का नेतृत्व G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के द्वारा किया जाता है। ये रहा दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ मामला। का हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? भारत NCX 2023। यह क्या है? तो 10 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास के, यह क्या है? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का द्वितीय संस्करण, राष्ट्रीय जो है हमारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का कौन सा संस्करण है? दूसरा है, 2023 में हुआ था 10 अक्टूबर को। भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया गया है। भारत NCX 2023 का आयोजन 9 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में किया गया था, एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में। संचालन भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ रणनीतिक साझेदारी में किया गया था। दो लोगों ने मिलकर, दो संस्थाओं ने मिलकर इसको संपादित किया है। एक हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। आगे भारत NCX 2023 ने प्रतिभागियों के लिए 6 दिनों तक गहन प्रशिक्षण और 5 दिनों तक रेड ऑन ब्लू लाइव फायर साइबर अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों ने एक निर्धारित प्रतिद्वंदी के विरुद्ध अपने साइबर कौशल से उसका सामना किया। हमारा चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक क्या है? प्रगति बैठक का 43वां संस्करण। यह क्या है? प्रगति बैठक का 43वां संस्करण क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रगति प्लेटफॉर्म के 43वें संस्करण की बैठक में लगभग 31,000 करोड़ रुपए की सामूहिक लागत वाली 8 प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। 8 परियोजना थी, उसमें 31,000 करोड़ की सामूहिक लागत वाली ये थी। उनकी प्रगति की समीक्षा की गई कि कौन सी योजना कहां तक पहुंची है, उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है, कब तक ये लागू होगी। यह 7 राज्यों बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है। आगे प्रगति केंद्र एवं राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं के सक्रिय प्रशासन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन का एक बहुस्तरीय मंच है। प्रगति क्या है? प्रगति केंद्र क्या है? प्रगति केंद्र एवं राज्यों से जुड़ी, मतलब केंद्र और राज्य से जुड़ी हुई परियोजनाओं के सक्रिय प्रशासन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन का एक बहुस्तरीय मंच है। ये रही बात। प्रगति बैठक का 43वां संस्करण हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया 25 अक्टूबर 2023 को। आज का हमारा 5वां टॉपिक संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। क्या हुआ है? अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम जो 1882 के तहत उधारकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किराए को ऋणदाता को कार्रवाई योग्य दावे के रूप में सौंपा जा सकता है। कार्रवाई युक्त दावे के रूप में सौंपा जा सकता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 भारत में जीवित व्यक्तियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। मृत व्यक्तियों के बीच नहीं, जीवित व्यक्तियों के बीच संपत्ति को हस्तांतरण करने वाला हमारा कौन सा अधिनियम है भारत में? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। यह मुख्य रूप से अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू होता है। हालांकि इस अधिनियम की कुछ धाराएं और खंड चल संपत्ति के हस्तांतरण से भी संबंधित है। अचल संपत्ति ऐसी संपत्ति जो चलयमान ना हो, जैसे आपका घर हो गया, जमीन हो गया, जायदाद हो गया। चल संपत्ति मतलब रुपया, पैसा, ये सब, गाड़ी घोड़ा, ये सब क्या हो गया? आपकी चल संपत्ति। आज की इस कक्षा में हमने 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा। राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ यह मामला था।
आप लोग अगर हमारी कक्षा 11 क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें और लोगों तक इस कक्षा को शेयर करें। आपको हमारी यह कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना न भूलें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।